नेशंस की वेबसाइट के मुताबिक मक्की लश्कर और जमात उद दावा में नेतृत्व पद पर रहा है और ऐसे में भारत में हुए बड़े हमलों के पीछे हाफिज सईद के साथ साथ मक्की का भी हाथ माना जाता है। लश्कर ने भारत में कई बड़े हमलों को अंजाम दिया और ये बड़े हमले कई जगह बहुत घातक भी साबित रहे। 22 दिसंबर 2000 को लश्कर तैयबा के 6 आतंकवादियों ने लाल किले में घुसकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। इस अटैक में सेना के 2 जवान समेत 3 की मौत हुई थी। इस आतंकी हमले में राइफलमैन उमाशंकर तो मौके पर ही शहीद हुए, जबकि नायक अशोक कुमार ने अस्पताल में दम तोड़ा था। अब्दुल्ला ठाकुर नाम के एक शख्स की भी इस हमले में मौत हो गई थी। वहीं लश्कर के 5 आतंकवादियों ने 1 जनवरी 2008 को सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया। इसमें सीआरपीएफ जवानों और एक रिक्शा चालक की जान चली गई थी। इससे आगे बढ़ते हैं तो 13 फरवरी 2018 की तारीख सामने आएगी। 13 फरवरी 2018 की अगर बात करें तो श्रीनगर में के करण नगर में सीआरपीएफ कैंप में लश्कर का आत्मघाती हमलावर घुस गया था। इस दौरान एक जवान शहीद हो गया था, जबकि एक पुलिसकर्मी जख्मी भी यहां पर हुआ था। 30 मई 2018 को बारामूला में लश्कर के आतंकवादियों ने 3 नागरिकों को मौत के घाट उतारा। लश्कर के आतंकवादियों ने 14 जून 2018 को राइजिंग कश्मीर के एडिटर सुजात बुखारी और 2 सिक्योरिटी गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लश्कर ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में लश्कर के आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। इस दौरान भारतीय सेना के जवानों ने उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया। इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए थे। उधर मक्की को अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद 2019 में पाकिस्तानी पुलिस ने टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। अप्रैल 2021 में उसे 9 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन सबूतों की कमी का हवाला देकर लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ महीने बाद रिहा कर दिया। अमेरिका ने रिवॉर्ड फॉर जस्टिस प्रोग्राम के तहत मक्की पर $2 मिलियन का इनाम रखा था। उसे सजा दिलाने के लिए लोगों से उसकी जानकारी मांगी। जून 2022 में भारत और अमेरिका ने मिलकर यूएन के नियम 1267 के तहत उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन चीन ने इस पर रोक लगवा दी। जनवरी 2023 में चीन ने अपनी रोक हटाई। इसके बाद मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट की सूची में डाल दिया गया। मेजर जनरल पीके सहगल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। मन्नान द्विवेदी विदेश मामलों के जानकार के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल सहगल, मक्की जिस लेवल का टेररिस्ट था वहां पर वो एग्जीक्यूशन का हिस्सा नहीं था, वो प्लानिंग का हिस्सा था। यानी एक बड़ी से बड़ी प्लानिंग को वो तैयार करता था पेपर के ऊपर और एग्जीक्यूट करवाने के लिए उसने भाड़े के टट्टू रखे हुए थे। उसका मरना क्या वाकई एक बड़ी खबर है, या फिर इस बात को ज्यादा बड़ी खबर माना जाए कि इस बहाने ये चीज सामने आ गई कि पाकिस्तान इस ग्लोबल टेररिस्ट को लगातार सारे सपोर्ट दे रहा था, हर तरह का इलाज, हर तरह का शेल्टर। ये बहुत बड़ी खबर है कि मक्की जो है आज हार्ट अटैक की तरह से मारा गया। वो हर ऑपरेशन को प्लान करता था, उसके लिए फंड इकट्ठा करता था, उसके प्रिपरेशन के लिए तैयारी करता था, उसके एग्जीक्यूशन में भी उसका बहुत बड़ा हाल था। अनेकों घटनाओं में वो मास्टरमाइंड था। जैसे कि आपने जिक्र किया कि 2000 में जो रेड फोर्ट में अटैक हुआ, फिर 2008 में जो श्रीनगर में अटैक हुआ, फिर 2008 में जो मुंबई में अटैक हुआ, उसके बाद में दोबारा श्रीनगर में सीआरपीएफ के में 2018 में अटैक हुआ, फिर बारामूला में 2018 का अटैक हुआ। वो एलईटी के लिए बहुत बड़े पैमाने पर फंड इकट्ठा करता था, मदरसों के लिए फंड करता था, यूथ को रेडिकलाइज करता था। और अगर आपको याद होगा कि 2008 में मुंबई हमले के बाद में जब यूएन रेजोल्यूशन 1267 पास हुआ, उस समय मक्की को एक टेररिस्ट घोषित नहीं किया गया, लेकिन 2010 में इस्लामाबाद में उसने एक बड़ी फायरी स्पीच दी, जिसमें उसने कहा कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान को कश्मीर हैंडओवर नहीं करता तो खून की नदियां बहा देंगे, और कहा अगर फिर भी हिंदुस्तान कश्मीर नहीं देता तो हम जबरदस्ती आतंकवाद के माध्यम से उससे छीन लेंगे। इसको देखते हुए अमेरिका ने उस समय 2010 में इसको टेररिस्ट घोषित किया, लेकिन यूएन ने इसको 2023 में इंटरनेशनल ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। ये बड़े पैमाने पर एलईटी का जो फॉरेन रिलेशंस थे उसका हेड था, साथ ही साथ उनका शूरा का महत्वपूर्ण एक किस्म से सदस्य था। वास्तव में बहुत बड़े पैमाने पर इसने हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई की। जहाँ तक एफएटीएफ का ताल्लुक है, इसको बार बार जेल डाला गया, लेकिन जेल में इसको सुपर वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती रही और बार बार इसको छोड़ा गया। पाकिस्तान ने दुनिया को एक किस्म से बड़ा जबरदस्त धोखा दिया
कि कुछ दिन के लिए देश जेल जाता था, बाहर आता था, जेल जाता था, बाहर आता था, जेल जाता था, बाहर जाता, बाहर आता था। अभी इसका डायबिटिक का इलाज चल रहा था कुछ दिन पहले, और इलाज के दौरान ही हार्ट अटैक के माध्यम से मारा गया। हिंदुस्तान के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। और जैसे कि आपने कहा कि आज अनेकों लोग, जो 175 लोग मारे गए थे मुंबई में, जिसमें 9 तो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे और 166 हमारे लोग थे, और उसमें से 166 में 6 अमेरिकन भी थे, और 300 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। उन सब के परिवार जो है आज बड़े खुश होंगे कि जो एक बड़ा मास्टरमाइंड था, वास्तव में आज खत्म हो गया है। एक किस्म से सेलिब्रेशन का पॉज है, और पाकिस्तान में मुझे पक्का यकीन है कि एक किस्म से दुख की लहर जी। हुई होगी, मैं क्योंकि अभी भी मैं मनन द्विवेदी से भी इस पर सवाल ले लेता हूं सर, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा मुद्दा है। मनन सर, आपको क्या लगता है मक्की का मारा जाना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की एक पॉलिसी है, उसको वहाँ पर बड़े बड़े जनरल कह चुके हैं कि कश्मीर हमारी शाहरग है, और ये टेररिस्ट पाकिस्तान के नाम पर प्रॉक्सी की तरह काम करते हैं भारत में इस तरह की कत्ले गारत को अंजाम देने के लिए। पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी अब एक मुश्किल है। एक तो चेहरा सामने आ गया कि पाकिस्तान हर तरह का शेल्टर और सपोर्ट देता है इनको, इस ग्लोबल टेररिस्ट को, लेकिन अब पाकिस्तान वो नहीं करवा पाएगा जो पाकिस्तान अब तक करवा पा रहा था। हाँ जी, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये बड़े ही सेलिब्रेशन की न्यूज़ है। और जो भारत का जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है और जो राष्ट्रवादी सिटीजन्स है कंट्री के लिए, उनके लिए भी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। क्योंकि अगर हम देखें, हम पाएंगे कि रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो और जो भारत की जो स्पाई एजेंसीज हैं, खुफिया एजेंसीज हैं, और पाकिस्तान के बीच और भारत और चाइना के बीच ये एक ऐसा अघोषित युद्ध है जो काफी लंबे समय से चल रहा है, चलता रहता है। पर मुझे यहाँ लगता है कि जहां तक आतंकवाद की बात है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लेट सुषमा स्वराज जी ने बड़ी पहल की थी, जिसमें विश्व के सारे राष्ट्रों को और यूएन के पटल पर भी ये बातचीत की गई थी। इसे प्रेषित किया था न्यू दिल्ली सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि बहुत सारे देश ऐसे हैं, ऐसे राष्ट्र हैं, बहुत सारे राष्ट्र ऐसे हैं जो लोग जो आतंकवाद को और टेररिज्म को एक तरीके से डिफाइन नहीं करना चाहते और उसकी परिभाषा देने से डरते हैं। क्योंकि किसी कंट्री का कोई अगर फ्रीडम फाइटर है तो वो दूसरे कंट्री का टेररिस्ट या इंसर्जेंट हो सकता है। और जहां तक मक्की की बात है, मुझे लगता है कि ये भारत के लिए एक बड़ी पॉजिटिव चीज है। ये प्रभु का आशीर्वाद है, क्योंकि टेररिज्म को बंदूक और इनोसेंट लोगों की डेथ, थ्रेट प्रोजेक्शन, ये सारी बातें तो हम जानते ही हैं। पर फंडिंग का ऐसा मुद्दा है जिसके अगेंस्ट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जिहाद सी छेड़ी हुई है, और छेड़ी हुई थी पहले से 2014 मई के बाद से। तो जो टेरर फंडिंग होती है ग्लोबल टेररिज्म की, वैश्विक आतंकवाद की, उसके पीछे मक्की एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था, बहुत बड़ा ब्रेन था। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो डीप जिहादी स्टेट है उसके सामने एक क्वेश्चन मार्क आएगा, और उनको रिप्लेनिश मक्की की जगह रिप्लेनिश करने के लिए और किसी और व्यक्ति को रीइंस्टेट करने के लिए जी। समय लगेगा। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा। चलिए मनन सर, बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि हम आज की चर्चा में कई सारे मुद्दों पर फोकस करने वाले हैं। फोकस करने वाले हैं अब इजराइल के फाइटर यानी हूती के क्लोज होते हुए चैप्टर की भी। इजराइल 3H के पीछे क्यों पड़ा है, इस बारे में बात, क्योंकि इजराइल की बात कर रहे हैं। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला और सीरिया में विद्रोही गुटों के बाद यमन में अब हूती के खिलाफ इजराइल एक्शन शुरू कर चुका है। इजराइल ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें साना हवाई अड्डा और 3 बंदरगाह शामिल थे। इस हमले में 100 से ज्यादा विमानों का इस्तेमाल किया गया। इन हमलों को तेल अवीव पर हूती विद्रोहियों के मिसाइल हमले का जवाब माना जा रहा है, जिसमें 1 दर्जन से अधिक इजरायली नागरिक घायल हुए थे। यमन से लॉन्च की गई एक मिसाइल शनिवार सुबह तेल अवीव के एक सार्वजनिक पार्क में गिरी। इस मिसाइल को इजरायली एयर डिफेंस मार गिराने में नाकाम रही थी।
बताया जा रहा है कि यमन की राजधानी सना में एयरपोर्ट पर हुए इजरायली हमले में WHO चीफ टेड्रोस एडनोम बाल बचे। टेड्रोस थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट से रवाना होने वाले थे, तभी इजराइल की तरफ से ये हमला हुआ था। टेड्रोस ने एक्स पर पोस्ट कर इस हमले की जानकारी दी। उन्होंने कहा, जब हम प्लेन में सवार होने वाले थे उसके 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर बमबारी हुई। हमले में रनवे को नुकसान पहुंचा। टेड्रोस और उनके साथियों को रनवे की मरम्मत होने तक अब इंतजार करना होगा। गजा, लेबनान और सीरिया के बाद अब यमन में इजराइल के हमलों पर सवाल हैं। आखिर नए साल से पहले इजराइल ने अपने हमले इतने तेज क्यों किए हैं और उसका इरादा क्या है? हिजबुल्लाह को और हमास को जिस तरीके से इजराइल ने काफ़ी कमज़ोर कर दिया है, एक पतन की अवस्था में पहुंचा दिया है, उसी तरीके की कार्रवाइयाँ अब हूती आतंकियों के विरुद्ध भी की जाएंगी। इजराइल ने जब 7 अक्टूबर को हमास के विरुद्ध अपना युद्ध शुरू किया, आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध शुरू किया, तो हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह और हूती ने इजराइल को लगातार टारगेट करने का कार्य किया है। इसी वजह से हूती जो आतंकी हैं वो इजराइल के निशाने पर पहले से रहे हैं और अब इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह को कमज़ोर कर देने के बाद हूती को टारगेट करने का निर्णय किया है। और इसी वजह से अब इजराइल के जो 100 फाइटर जेट्स और इजराइल के जो बड़े जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो हूती आतंकियों के विरुद्ध होंगे। मनन द्विवेदी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और पी के सहगल सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और चर्चा उनसे इसी पर करेंगे। सबसे पहले मनन सर, आपका रुख करते हुए, इजराइल को लेकर बहुत सारी चीजें पिछले कुछ दिनों में इस तरीके की हुई हैं जिससे इजराइल को कॉर्नर किया जा सके, घेरा जा सके। इसमें ICJ की बात तो हम अलग रख देते हैं, टेड्रोस ने अपनी तरफ से जो बातें कही हैं वो आपने सुनी हैं। इसके अलावा अलग अलग कॉर्नर से इजराइल को लेकर बहुत सारी बातें ऐसी सामने आ रही कि इजराइल अब इस जंग में आग भड़काने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इजराइल दरअसल कर क्या रहा है, ये मैं आपसे इसलिए जानना चाहूंगा कि अभी सारी चीजें गजा तक सीमित थी, उसके बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के नॉर्दर्न एरिया पर हमले करने शुरू कर दिए। इजराइल वहां पर एक वॉर में उलझा। इसके साथ अब इजराइल ने सीरिया में अपने को एडवांस किया है और अब यमन में हूतीस के साथ इजराइल उलझा है। क्या वजह है कि इजराइल एक साथ सारे फ्रंट को खोल रहा है और सारे फ्रंट को खत्म करने की कोशिश कर रहा है? ये मुझे यहाँ पर लगता है कि इजराइल बहुत बड़े लेवल पे वॉर का या कॉन्फ्लिक्ट का मिडिल ईस्ट में एस्केलेशन कर रहा है। और अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन, जो ये सब लोग अलग अलग खेमों के हैं, अलग अलग फेंसेस के हैं, पर ये लोग यहाँ पर पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच जो जंग जारी है वो बंद हो जाए। और अभी इजराइल हमास के बीच की जंग और इजराइल लेबनान के बीच की जंग अभी खत्म नहीं हुई थी कि हमारे सामने 2 नए कॉन्फ्लिक्ट जोन्स और प्रखर रूप से उभर के सामने आ गए हैं। एक तो बशर अल असद का सीरिया छोड़कर जाना और मॉस्को में उनको रिफ्यूज देना, सीरिया का क्राइसिस भी हमारे सामने आ गया है। और हुती रिबेल्स को अभी बड़े ही स्पोरेडिक तरीके से अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और इजराइल और सऊदी अरेबिया टैकल कर रहे थे। पर ये समझना, मुझे ऐसा लगता है कि एस्केलेशन का निर्णय इजराइल ने ले लिया है। पर अगर हम जो वहां पर, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि यमन में ऐसी स्थितियां पैदा कैसे हुई। तो हम यमन के बारे में देखें तो हम ये देखेंगे कि जो हौती रिबेल्स हैं ये बेसिकली एक जयादीस क्लैन से बिलोंग करते हैं। 1960 से पहले जयादीस थे जहां पर जो यमन के ऊपर राज करते थे, सना के ऊपर राज करते थे, मरीब के ऊपर जो ईस्टर्न इंपॉर्टेंट सिटी है यमन का, और एडन पे राज करते थे। और अगर हम प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो हम ये पाएंगे कि हादी जो हैं वो अभी एग्जाइल में है और पहले उनको सदर्न यमन में रिफ्यूज दी गई थी और वहां से वो अपनी सरकार हौती रिबेल्स और जैदीस के अगेंस्ट चलाते थे। पर वहां से भी उनको हटाया गया, वहां पर भी उनकी मिलिट्री डिफीट हुई और अब वो सऊदी अरेबिया में एग्जाइल में है। और उसके अलावा एक तीसरी फोर्स थी सलह की, जो 2012-13 से लेकर 2017 तक काफी डोमिनेंट थी। अल सलह जो थे, ऊपर उनकी भी हार हुई, मिलिट्री डिफीट हुई, तो उन्हें भी
यमन को छोड़ के जाना पड़ा। तो मैं आपसे मोटा मोटी बात, ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, ये बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन है, पर मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगा कि जो जिस तरीके के जो शिया रिबेल्स और शिया टेररिस्ट ईरान, टर्की और रशिया पूरी तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज पे और इजराइल के ऊपर छोड़ रहा है, हमास, हिजबुल्ला, हौती और एचटीएस सीरिया में, ये जो सारे के सारे हैं, ये बेसिकली कोई किसी भी कंट्री के फ्रीडम फाइटर्स नहीं। सबसे बड़ी समझने की बात यह है कि ये लोग मर्सिनरीज हैं, ये लोग पैसे के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए युद्ध लड़ते हैं। और एक टर्म द इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने दिया था 2-3 वर्षों पहले, वो है 5 स्टार टेररिज्म, 5 स्टार आतंकवाद। तो इनमें से जो लोग लड़ने के लिए इच्छुक होते हैं या फिजिकली कैपेबल होते हैं, उनको बड़ी मोटी रकम देके युद्ध क्षेत्र में भेजा जाता है, या सिविल वॉर के क्षेत्र, एक बेटर वर्ड होगा सिविल वॉर। युद्ध में तो एक आर्मी दूसरी आर्मी से लड़ती है, पर यहां पर एक स्टेट एक्टर एक नॉन स्टेट एक्टर से लड़ता है। तो इजराइल की बात पे मैं आता हूं, जैसा कि मुझसे प्रश्न किया गया था, तो मुझे लगता है कि यमन में अस्थिरता 2004 से अभी तक रही है, और एक हौती रिबेल्स ने गल्फ ऑफ ईडन और जो बाबेल मंडेब जो स्ट्रेट है वहां पे मिडिल ईस्ट में, वहां पर काफी आतंक और डिस्टरबेंस फैला रखा था, जिसके चलते सारे शिप्स को, कॉमर्शियल शिप्स को सदर्न अफ्रीका के का चक्कर काट के फिर भारतीय उसमें फिर अरेबियन सी में और इंडियन ओशन में जाना पड़ता था। तो साउथ ईस्ट एशिया और ओरिएंट से ट्रेड बड़ा महंगा हो गया है। मतलब अभी देखें कि शिपिंग चार्जेस और जो इंश्योरेंस कंपनीज के चार्जेस हैं, वहां पर एक तरीके का क्राइसिस करीब 4-6 महीने से पैदा हो गया था। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो वैश्विक शांति और वैश्विक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और सप्लाई चेन्स को भी हार्म पहुंचाती हैं। तो मुझे लगता है कि इजराइल ने अगर हौती रिबेल्स को सबक सिखाने का या उनको नेस्तनाबूद करने का निर्णय लिया है, तो वो गलत नहीं है। पर वहां के एक टेररिस्ट थे यमन के, अल शामी, उन्होंने 2015 में जो धमकी दी थी, वो ये दी थी कि अगर अमेरिका और यूके बूट्स ऑन ग्राउंड भी भेज देंगे यमन में, तो हम लोग बड़े खतरनाक तरीके से जिहाद करेंगे और वायलेंस को रिजॉर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो स्टेप अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी को लेनी चाहिए था, क्योंकि बेसिकली हौतीज क्या है, टेररिस्ट हैं और पायरेट्स हैं। चलिए मैं रुक कर लेता हूं। मेजर जनरल पीके सहगल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत छोटा सवाल पीके सहगल सर, और बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन आपसे चाहिए, क्योंकि आपका एक अनुभव रहा है। 100 से ज्यादा फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल किया गया हूतीज पर हमले के लिए। गजा में हमास को करीब करीब ब्रेक कर चुका है इजराइल। हमास की अब टॉप लीडरशिप बची नहीं है। वही हाल हिजबुल्लाह का हो चुका है। 2 एच करीब करीब ग्राउंड हो चुके हैं। ये तीसरा एच है हूतीज का। ये 100 से ज्यादा प्लेन्स का इस्तेमाल करना, सीधा अटैक करना हूतीज पर जाकर, इजराइल क्या चाहता है और इजराइल क्यों इतनी दूर तक जाकर इस जंग को ट्रिगर कर रहा है? देखो, इजराइल की शुरू से ही पॉलिसी रही है, आज से नहीं अनेकों साल से, कि जो भी इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, जो भी इजराइल के ऊपर का दुश्मन है, उसको हर प्रकार से खत्म करेगा। उसी को निगाह में रखते हुए उसने हमास को बहुत बड़े पैमाने पर खत्म किया है, हिजबुल्लाह को बड़े पैमाने पर खत्म किया है, जो रेजिस्टेंस फोर्स के एलिमेंट्स थे सीरिया में उनको खत्म किया है। फिर सीरिया के अंदर जो कंडुइट था, जिसके माध्यम से ईरान जो है वेपन्स भेजता था, असला भेजता था, फंड्स भेजता था लेबनान में और गाजा में और यमन में, उसको खत्म किया है। अभी बहुत बड़े पैमाने पर जो उनका लास्ट दुश्मन है वो है यमन के हौथीज, उनको भी खत्म करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो जो उनके ऊपर मिसाइलें फेंक रहे हैं आए दिन, उसको खत्म रोका जा सके। दूसरा, जो रेड सी के अंदर जो भी जहाज किसी प्रकार से जा रहा है इजरायली पोर्ट्स की तरफ, उसको बर्बाद कर रहे हैं। आपको याद होगा तो शुरू में यमन के खिलाफ कार्रवाई अमेरिका ने, ब्रिटेन ने और इजराइल ने मिलजुल कर की थी। इंटरनेशनल जो भी इंटरनेशनल लोग हैं इकट्ठे हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन वाले इकट्ठे हो रहे हैं। कनाडा के ट्रूडो कह रहे हैं, जर्मनी के चांसलर भी कई बार अटैक कर चुके हैं और यूरोपियन यूनियन भी। लेकिन इजराइल साफ तौर पे अपनी हिफाजत के लिए वही तमाम कार्रवाई करेगा जो उसको लगता है कि लाजमी है। और बड़े पैमाने पर वो जो 100 हवाई जहाज इस्तेमाल किए, उडेडा में और सना में
बड़े पैमाने पर इनके गढ़ हैं, उनको समाप्त करना चाहता है। जिस माफिक उनकी लीडरशिप उन्होंने खत्म की, नसरुल्लाह को मारा, हनिया को मारा, सिनवार को मारा, फिर अनेकों बड़े कमांडर्स जो थे हिजबुल्लाह के लेबनान में, उनको मारा। इसी माफिक जो हौथीज के लीडरशिप है उसको खत्म करना चाहते हैं, ताकि वहां को उनकी मोराल, उनकी मोटिवेशन हर प्रकार से खत्म हो जाए। और उनका जो असला है उनके पास जो ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, उनको कुछ रशिया से हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी मिली हैं। इससे पहले कि वो इसराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा सके, वो चाहते हैं कि हर प्रकार से उसको खत्म किया जाए। इसीलिए उसको 100 से ज्यादा हवाई जहाज इस्तेमाल किए। इसमें अमेरिका भी बहुत बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व है, क्योंकि वो हवाई जहाज जो बस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल करते हैं, वो सारे के सारे अमेरिका दे रहा है। जिस माफी की जो मिसाइलें दागते हैं वो अमेरिका उसको दे रहा है। हर प्रकार के वेपन्स जो है, हवाई जहाज जो है, अमेरिका दे रहा है। सो अमेरिका की बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व है। मेरे मुताबिक ये एस्केलेशन नहीं है, एस्केलेशन मिडिल ईस्ट में होगी जबरदस्त। अगर कल इजराइल इसके बाद में ईरान के ऊपर हमला करता है, अगर ईरान के ऊपर हमला करता है तो फिर मिडिल ईस्ट में एक किस्म से बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। मैं वही आपसे पूछना चाहता हूं पीके सहगल साहब, क्योंकि आपने इस वॉर स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छी तरीके से जिया है और समझा भी है। इजराइल क्या कर रहा है, मेरे दर्शकों को समझाइए। ये हूतीस के खिलाफ, हमास के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ अटैक कर रहा है, या फिर ये इनके जड़ में ईरान को टारगेट कर रहा है, इन पर हमला करके कि देखो हमने तुम्हारे सारे प्रॉक्सीज खत्म कर दिए, अब या तो इस बात को समझ लो कि अगला नंबर तुम्हारा है, या फिर सिचुएशंस ऐसी पैदा होंगी कि अगला नंबर अपने आप ईरान का होगा। देखो, जहां तक नेतन्याहू का तल्लुक है, नेतन्याहू ने साफ तौर पे कह दिया है, उसने बार बार ईरानियन पॉपुलेशन को कहा है, अवाम को कहा है कि आप हर प्रकार से अपनी सत्ता को परिवर्तन कीजिए। आपके जो आयतुल्लाह हैं बहुत बड़े पैमाने पर आपके खिलाफ बेहरामी कर रहे हैं। जो आपकी IRGC है, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, वो करप्शन से लैस है, हर प्रकार के जुल्म ढा रही है अपनी पब्लिक के ऊपर। अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से आपके कीमतें आसमान को छू गई हैं। आपके पास जो लग्जरी गुड्स छोड़ो, जो रोज काम आने वाली चीजें हैं, वो भी लापता हो गई है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बेरोजगारी बड़ी पैमाने पर फैल गई है। आपकी जो करेंसी है वो एक किस्म से कौड़ी के मुताबिक हो गई है। ये तमाम, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम किसी भी हालत में उसको न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, और अगर अमेरिका हमारे साथ नहीं देता तो हम अकेले ही उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर आपको याद होगा, जो ईरान ने हमला किया उसके बाद में अगेन उन्होंने 100 हवाई जहाज इस्तेमाल किए थे। ईरान के कंप्लीट आइज एंड ईयर्स जो उनके एयर डिफेंस रिसोर्सेज उनको खत्म कर दिया है। बड़े पैमाने पर उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी काफी सारा नुकसान पहुंचाया है। अभी उनका केवल और केवल इशारा जो है ईरान के ऊपर है। ईरान के ऊपर वो हमला कब करते हैं, किस समय करते हैं, शायद ट्रंप के आने के पहले करेंगे या ट्रंप के आने के बाद करेंगे, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन ट्रंप ने साफ तौर पर उनको कहा है कि देखो, जब मैं आता हूँ मैं चाहूंगा कि लड़ाई खत्म हो, उससे पहले आपको खुली छूट है, जो करना है कर लीजिए। तो उनके प्रॉक्सीज तो जो है, जो इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे थे, उन्होंने हमास को काफी नुकसान पहुंचा दिया है, हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचा दिया है। हिजबुल्लाह ने तो पीस ट्रीटी साइन कर ली है, हमास भी करने जा रहा है, हौथीज भी करेंगे, और जो रेजिस्टेंस एलिमेंट्स थे सीरिया में और इराक में, उनको भी बहुत बड़े पैमाने पर डिमोटिवेट कर दिया है। अभी रह गया है केवल और केवल ईरान, और मुझे पक्का यकीन है कि ईरान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करेगा। उसकी दो कोशिशें, या तो कार्रवाई से पहले आयतुल्ला खमानी की रजीम को हटा दिया जाए। अमेरिका में जो रेजा पहलवी शाह थे, उनका बेटा जो है शायद कैलिफोर्निया में रहता है, अबाउट 65-67 इयर्स ओल्ड है, उसको ऑलरेडी तैयार कर रहे हैं कि वापस। सर, मनन सर से लास्ट कमेंट ले लेता हूं। मनन सर, ये बताइए कि वाकई ईरान टारगेट पर है या ये मर्सिनरीज? मैं आपको ये बोलूंगा कि जो मर्सिनरीज हैं, जैसे कि जनरल साहब ने भी बताया, ये तो हाथ और पैर हैं, ये एक ऑक्टोपस के टेंटिकल्स के बराबर है। तो जो टारगेट जो किया जा रहा है वो ईरान को किया जा रहा है। और जहां तक ईरान की बात है, कि जैसे कि जनरल साहब ने भी बताया, मैं भी यहाँ पर इसी बात को स्ट्रेस करना चाहूंगा कि जो IRCG है, जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं ईरान के, उनके बारे में बड़ी बड़ी कहानियां और लेजेंडरी नैरेटिव्स बड़े ही चालाकी से जिहादी डीप स्टेट ने मीडिया में प्लांट किए हैं, और जगह जगह अखबारों में और मीडिया में प्लांट किए हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी टेस्टिंग बहुत पहले हो चुकी है। जब पहले ईरान ने जब बॉम्बिंग की, तो हम ये सामने आया कि जैसे हम जानते हैं कि करीब 100 मिसाइल्स फेंके गए
ड्रोन्स वगैरह फेंके गए तेल अवीव और जेरूसलम के ऊपर, चलिए सर। और उसके बाद रिटेलिएट किया मैं बेंजामिन नेतान्याहू ने। मैं माफी- तो उस मैं समय माफी के साथ- एयर सुपीरियोरिटी पूरी तरीके से अटेन कर ली, और मुझे लगता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और 1960 के विंटेज के वेपन्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, ये ईरान के पास हैं। तो ईरान को वैसे तो उनका इंटेंशन बड़ा खतरनाक है, जान माल की हानि होती है, बहुत कोलेटरल डैमेज होता है, पर ईरान के पास इराक की भांति 2003 और 1991 की भांति वो ताकत नहीं है कि जिससे वो लड़ सके या स्टैंड कर पाए। लेकिन हम समझ पाए आप दोनों के चलते इस पूरे मुद्दे को। कई बार क्या होता है, ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो आपस में मिले हुए होते हैं, ये वॉर रिलेटेड सिचुएशन जो कि वेस्ट एशिया, मिडिल